हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वेस एजुकेटर। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में एनर्जी प्रोडक्शन के बाद में पूरा का पूरा हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिसमें हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, एटीसी साइकिल देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक में कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा, एनारोबिक में कितना एटीपी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, किसका कन्वर्जन किसके अंदर होगा, सारी बातें हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन के बेसिस पे। ठीक है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इसका क्या होता है, इसके बाद में प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है, लिपिड्स कैसे बनता है, ठीक है, जो वाटर है, वाटर आपकी बॉडी के लिए इतना एसेंशियल क्यों है। ठीक है, मतलब कि हम आज के टॉपिक में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल मानी जाती है। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में भी अच्छा है, इसी के साथ में आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो फॉर योर बॉडी बिल्डिंग, या फिर आप बोल सकते हो अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो आज क्या बोला गया, एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट, मतलब कि हमें डिफरेंट फूड कॉम्पोनेंट से किस किस फॉर्म में एनर्जी मिलता है। ठीक, इसके पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली थी, जिसकी वजह से मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। हमने क्या पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी सिंथेसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा तो एनर्जी का सिंथेसिस नहीं होगा, एटीपी फॉर्म नहीं होगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, शुगर कैन था, स्वीट पोटैटो था, राइस था, व्हीट था। ठीक है, मतलब कि जिनके अंदर थोड़ा बहुत भी शुगर का कंटेंट रहेगा, ठीक है, वो आपके पास में कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। देखो ये जो कार्बोहाइड्रेट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, अगर आप ज्यादा कुछ खाना खा लेते हो या फिर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक कर लेते हो तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये कहां पे स्टोर होता है, स्टोर होता है लिवर और मसल्स में। कहां पे स्टोर होगा, लिवर और मसल में। किस फॉर्म में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके ऊपर भी आपको समथिंग आप पॉइंट एग्जाम में पॉइंट ऐड कर सकते हो कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है ये आपके मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। और जब आप खाना वाना नहीं खाते हो तो ये जो ग्लाइकोजन है ये ब्रेक डाउन होता है इनटू द ग्लूकोज, और उसके बाद में आपका एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में कार्बोहाइड्रेट के बारे में बस इतना ही है। प्रोटीन्स के बारे में देखो, आज ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में, यानी कि आप बोल सकते हो जो हमारा पहला चैप्टर था उसमें हमने प्रोटीन सिंथेसिस देखा था कि प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों होता है, प्रोटीन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन का इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर किया जाता है आप सबको पता होगा, कहाँ पे, जीन में करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन आपकी बॉडी का हर एक सेल बनाता है, हर एक बॉडी पार्ट बनाता है। आपका इंटेस्टाइन हो गया, आपका हेयर हो गया, आपका नोज हो गया, आपका टंग हो गया, आपका टीथ हो गया, जो कुछ भी आपको आता है ये सारा कौन बनाता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। इसीलिए आपकी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, देखा होगा आपने कि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो इनको प्रोटीन का इंटेक ज्यादा दिया जाता है। क्यों देते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी का ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए। अगर आपको भी अपनी बॉडी का ग्रोथ अच्छा करना है तो आपको भी अपने डाइट में प्रोटीन वाली चीजें रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये जो प्रोटीन वाली चीजें हैं इसमें से आप सोर्स में आप मीट ले सकते हो, ठीक है, आप फिश ले सकते हो, ठीक है, इसके साथ में आप पल्सेस ले सकते हो। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन यहाँ से मिलता है और आपकी बॉडी के अंदर आपकी ओवरऑल ग्रोथ कराने के लिए हेल्प करेगा। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो बहुत सारे आपको प्रॉब्लम देखने मिल सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका स्किन डल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जो बोन्स है वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि जो प्रोटीन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। ठीक है, आपके मैं रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जो प्रोटीन्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, विद द हेल्प ऑफ द अमीनो एसिड। किसकी मदद से बनेंगे, अमीनो एसिड की मदद से बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ में जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये किसके साथ में बॉन्ड मतलब कि हेल्ड रहते हैं, विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, ये एक अमीनो एसिड आएगा, ये एक अमीनो एसिड आएगा, ये एक अमीनो एसिड आएगा, कौन से प्रोसेस से आ रहा था, ट्रांसक्रिप्शन वाले प्रोसेस से आ रहा था, है ना। ठीक है, ये एक अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, और इनके बीच में ये सब अमीनो एसिड को कौन जोड़ के रखता है, इनको जोड़ के रखेगा पेप्टाइड बॉन्ड। कौन जोड़ के रखता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और ऐसे करते 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 बहुत एक लंबा सा चेन बनता है अमीनो एसिड का। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। सच में मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि इसका एक बहुत ज्यादा लंबा सा चेन बनता है, और बहुत ज्यादा लंबा चेन बनने के बाद में एक प्रोटीन सिंथेसिस होगा, मतलब कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। मतलब कि बहुत सारे अमीनो एसिड साथ में आएंगे और बहुत सारे अमीनो एसिड आने के बाद में एक प्रोटीन बनेगा।
क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब प्रोटीन बन गया है, ठीक है। अब प्रोटीन बनने के बाद में अगर आप इसको खाते हो, ठीक है, अगर आपके बॉडी में क्या होता है, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में ये जो प्रोटीन है अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। किस फॉर्म में आएगा? अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अमीनो एसिड का कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपके ब्लड सेल्स रहेंगे, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करेंगे। इसी के साथ में एब्जॉर्ब करने के बाद में हर एक सेल के पास में पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाएंगे? क्योंकि आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का प्रोटीन है क्या? नहीं। आपके बॉडी के अंदर सिर्फ एक ऑर्गन है क्या? नहीं। हर एक ऑर्गन बना है डिफरेंट डिफरेंट आपके प्रोटीन से बना हुआ है ना, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो सेल रहेगा, सेल को जिस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी उस तरीके का क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अगर हेयर बनाना है, हेयर वाले सेल के पास में गया है तो प्रोटीन क्या करेगा? केराटिन जैसे प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। इसी के बाद में अगर आपके बॉडी में कुछ और बोन्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसको क्या करेगा? ओसिन वाला प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि जो प्रोटीन्स आप इनटेक करते हो डाइजेस्ट होगा किस फॉर्म में? अमीनो एसिड के फॉर्म में। फिर कहाँ पे जाएगा? एब्जॉर्ब होगा बाय द मीन्स ऑफ द ब्लड, और कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? टू एवरी सेल। क्लियर है यहाँ तक? क्यों ट्रांसपोर्ट होगा? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट नहीं है, सिंपल सिंपल, मैं बहुत स्लो जा रहा हूं, ठीक है। देखो फिर देखो ये जो प्रोटीन्स जो एनिमल से निकलते हैं, ठीक है, जो एनिमल ओरिजिन वाले जो प्रोटीन होते हैं इनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन बोला जाता है। ये आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है कि फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहाँ से ओरिजिन होता है? ओरिजिन होता है फ्रॉम द एनिमल, ठीक है। मतलब कि जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से हमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया, मीट हो गया, फिश हो गया, या फिर आप जो दूसरे एग हो गया, ठीक है, या फिर मिल्क हो जाता है, ये सब आपके एनिमल प्रोडक्ट माने जाते हैं जिसमें से आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलता है। ये देखो 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करता है? 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 4 किलो कैलोरी ऑफ क्या करता है? एनर्जी का सिंथेसिस करेगा। यही हमने कार्बोहाइड्रेट में भी देखा था। कार्बोहाइड्रेट कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सिंथेसिस कर रहा था? वो भी आपके पास में 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी सिंथेसिस कर रहा था। तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या में देखने मिला कि कार्बोहाइड्रेट और जो प्रोटीन है इन दोनों का भी सेम टू सेम एनर्जी प्रोडक्शन है, 4 किलो कैलोरी एंड द 4 किलो कैलोरी। क्लियर यहां तक? डाउट नहीं। देखो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन और अमीनो एसिड डज नॉट स्टोर इन द बॉडी, ठीक है। अब देखो ये बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं कि अपनी बॉडी को ज़्यादा बिल्डअप करने के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन खाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन वाले अंडे ज़्यादा चीज़ खाने लगेंगे, मीट उट ज़्यादा खाना स्टोर करते हैं, उनको लगता है कि हमने ज़्यादा खाना खा लिया तो क्या होगा कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर होगा, ठीक है, और हमारा बॉडी ज़्यादा बल्कि बनेगा। बॉडी बल्कि तब बनता है जब क्या करोगे आप अपना डाइट भी करोगे और एक्सरसाइज भी लोगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप खाना खाते जा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है वो स्टोर नहीं होगा, ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। आपका बॉडी उतना ही अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखता है जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जिम करते हैं वो ज्यादा प्रोटीन खाते हैं क्योंकि इनकी बॉडी को जो प्रोटीन है वो ज्यादा इनटेक लगती है, ठीक है। अगर आप सिर्फ घर पे बैठे बैठे अंडे मीट मच्छी खाली खाए जा रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर मसल ग्रोथ और जो भी है वो ग्रोथ नहीं होगा और एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी स्टोर नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? आपने जो खाया उसका क्या होगा? तो देखो बच्चों, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट होता है इनटू द अमोनिया। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मतलब कि खाया पिया कुछ भी नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो और फिर फूड इंटेक करते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ होगा, नहीं तो फिर अगर आप ज्यादा फूड इंटेक कर रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेल को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सेल क्या करेगा? इनकार कर देगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा? जो आपका अमीनो एसिड है वो आपके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब ये अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है आपके जब यूरिनेशन से आप जब यूरिनेशन करते हो तो उस फॉर्म में आपके स्मेल आता है, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि जितना भी आपने खाया पिया था वो आपके यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा या फिर आपके स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये अमोनिया आपके बॉडी के लिए मतलब कि यूजफुल नहीं रहता है, जिसकी वजह से आपका अमोनिया बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है, कुछ टाइम पे, हर टाइम पे नहीं है, सिर्फ कुछ टाइम पे जो प्रोटीन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं? स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। किसके अंदर स्टोर हो जाएगा? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रोटीन के अंदर है क्या? नहीं। कब होगा? सिर्फ कभी कभी कुछ टाइम पे हो सकता है कि जो प्रोटीन है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होंगे बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन से प्रोसेस से? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या है? ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, वर्ड ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे प्रोटीन
प्रोटीन का कन्वर्जन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे प्रोटीन्स का कन्वर्जन होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर? ठीक है, फिर देखो हमने पूरा का पूरा एनिमल के बारे में देख लिया कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे हो रहा है, प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, हमने देखा प्लांट से आ रहा है और एनिमल से आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो प्लांट होते हैं, प्लांट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि उनके बॉडी में जिस तरीके के प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके का अमीनो एसिड बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द मिनरल्स। किस मदद से बनाते हैं? मिनरल्स की मदद से जिस तरीके का भी रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरीके का अमीनो एसिड फॉर्म होगा। ठीक है, ओके। अब देखो जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर, यानी कि नेचर में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है? रूबिस्को। कौन सा प्रोटीन है? रूबिस्को प्रोटीन है। ठीक है, और ये रूबिस्को प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्लांट बॉडी में ही पाया जाएगा, एनिमल बॉडी में आपका रूबिस्को प्रोटीन पाया नहीं जाता है। ठीक है, ये जो रूबिस्को प्रोटीन है ये कहां पे मिलता है? इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यानी कि जो रूबिस्को प्रोटीन है ये आपके प्लांट बॉडी में मिलेगा, प्लांट बॉडी में भी एक जगह पे दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, ये देखो ये आपके अमीनो एसिड्स और बहुत सारे अमीनो एसिड के क्या मिलते हैं? प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ दिया गया, चार्ट दिया गया। ठीक है, आपका देख लो इसमें से क्या क्या बनेगा। अमीनो एसिड में से जो आपका बोन होता है, बोन कौन सा अमीनो एसिड से बनता है? प्रोटीन से बनता है, ओसीन से बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड आपके सेल में भी मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और इन द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। मतलब कि आपका सेल बनाने के लिए जो सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा वो भी कौन बनाता है? अमीनो एसिड बनाता है। ठीक है, उनके अंदर जो एंजाइम्स रहेगा वो भी कौन बनाएगा? अमीनो एसिड बनाएगा। और प्रोटीन भी कौन बनाएगा? अमीनो एसिड ही बनाएगा। ठीक है, पैनक्रियास में देखो, पैनक्रियास में क्या काम रहता है? इंसुलिन और ट्रिप्सिन काम करने के लिए रहता है। ठीक है, आपने देखा हुआ है कि जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनके बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल होता है कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है? शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब का भी रेगुलेशन करना भी किसका काम होता है? अमीनो एसिड का। और डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट प्रोटीन बना रहे हैं, जिसमें से बोन्स देखा आपने, ये देखा। ठीक है, मसल में भी देख लो, मसल में भी आपके पास में दो टाइप के प्रोटीन रहते हैं, एक होता है एक्टिन और एक होता है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन और मायोसिन क्या काम करेंगे कि आपके मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं। एक्टिन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन और मायोसिन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में मूवमेंट हो पाता है। अगर ये दोनों भी नहीं रहते तो बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, देखो नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या रहेगा? हार्मोन्स रहेगा। कौन बनाएगा? अमीनो एसिड। स्किन के अंदर भी दो तरीके के प्रोटीन है। कौन कौन सा है? मिलानिन और एक है केराटिन। ठीक है, मिलानिन क्या करता है? आपकी बॉडी के अंदर जितना भी आप देखते हो पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, कोई ज़्यादा डार्क होता है, कोई ज़्यादा गोरा होता है। ठीक है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस यानी कि अमाउंट ऑफ मिलानिन। जिसके बॉडी में जितना ज़्यादा मिलानिन रहेगा वो उतना ज़्यादा डार्क होता जाएगा या फिर काला होता जाएगा, और जिसके बॉडी में जितना कम मिलानिन रहेगा वो उतना ज़्यादा गोरा होते जाता है। ठीक है, और मिलानिन के एब्सेंस की वजह से भी आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। ठीक है, जिनके बॉडी में मिलानिन कम रहता है, ठीक है, अगर वो डायरेक्ट सनराइज के सामने जाते हैं, अगर ज़्यादा दिन तक रहते हैं तो उनको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो मिलानिन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। केराटिन क्या काम करता है कि आपके जो हेयर है उनका ग्रोथ करवाता है। ठीक है, आपका जो स्किन है उसको थोड़ा सा टाइटनिंग करके रखता है। ठीक है, वरना आपने देखा होगा कि जब बूढ़े लोग होते हैं तो उनके झुर्रियाँ पड़ जाती है, स्किन कैसा होता है? लूज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके मिलानिन और जो केराटिन है इनका भी फंक्शन आपको पता चल गया। फिर देखो जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कौन सा प्रोटीन रहता है? दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। कौन सा प्रोटीन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम होता है कि ऑक्सीजन को ट्रैप करना। ठीक है, मतलब कि जो भी ऑक्सीजन आ रहा है इसको जस्ट अट्रैक्ट करो और आगे जाके पास आउट करो। अगर हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर नहीं रहता, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका एल्वियस है, जो यहाँ पे से ऑक्सीजन आया है, ये ऑक्सीजन यहीं पे रह जाता और कार्बन डाइऑक्साइड यहीं आपके बॉडी के अंदर घूमता रहता। अब कार्बन डाइऑक्साइड घूमते रहता तो क्या होता? आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, और एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता तो इनडायरेक्टली आपका डेथ हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? टू अट्रैक्ट द ऑक्सीजन एंड टू सप्लाई टू द एवरी पार्ट ऑफ द सेल। क्लियर यहाँ तक? ओके, तो ये था आपके पूरे के पूरे प्रोटीन के बारे में। कुछ डाउट है यहाँ तक? तो अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर हमें ये पार्ट नहीं समझा है, तो मैं वापस इसको सिखा दूंगा। ओके।